गांव में जाओ, किसी भी गांव में जाओ, हम भी दीपेंद्र जी के चुनाव में घूम रहे थे, दीपेंद्र जी को मुंह पे लोग कह के आते थे कि आपको तो वोट दे रहे हैं, गीता बुक्कल को वोट नहीं देंगे। इनकी जो है नीचे से, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब की बार वो अपनी जमानत भी बचा पाएंगी, उनको भारी हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और ख़ास मुलाकात में फिर हाजिर हैं आपके सामने। चुनावी सरगर्मी के बीच चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव के अंत होते ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और ख़ास मुलाकात हम आपको लगातार करा रहे हैं। आज एक ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। ख़ास शख्सियत कौन है हमारे साथ? बहुत ही कद्दावर नेता कहूँगा मैं, एक्सपीरियंस्ड, 25 साल 30 साल से राजनीति में हैं और पहले 25 सालों तक कांग्रेस के साथ पूरी प्रॉपर तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस के साथ थे। 25 सालों से पूर्व AICC के मेंबर भी रहे हैं और मैं कहूँगा कि 25 साल के बाद अब जो है बीजेपी का रुख किया है। आइए मिलवाते हैं और बात करते हैं, कुछ खट्टी मीठी बात कराते हैं आपकी भी और कुछ तीखे क्वेश्चन भी पूछेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी पूछेंगे और बताएंगे आपको। हमारे साथ हैं एडवोकेट राजकुमार कटारिया जी, आइए मिलवाते हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हितेंद्र जी, और साथ साथ सबकी खबर के जो दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार। कटारिया सर, 25 सालों तक कांग्रेस के अंदर, सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा तीखा मैं पूछूंगा, 25 सालों के बाद और बीजेपी में आने का क्या रीज़न हो गया? 25 साल सेवा करने के बाद तो सर वो हो जाता है कि आप मतलब समझ रहे हो ना, एक पैठ बन जाती है इंसान की। तो 25 सालों बाद ऐसी क्या खटास हो गई कि एकदम से आप बीजेपी का रुख करना पड़ा? देखो, इसमें कोई शक नहीं है और मैंने ये बात आपके अलावा कई चैनलों पे अब तक के इंटरव्यू में पार्टी बदलने के बाद बोला भी है जी, कि कोई व्यक्ति 25 साल, यानी कि अगर एवरेज एज आप किसी व्यक्ति की अगर 80 साल मानो तो उसका 30% के करीब अपना जीवन जो है पार्टी में, जो है किसी पार्टी में दिया, किसी परिवार में दिया है, तो उससे अगर नाता टूटता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोई खुशी तो तोड़ता नहीं है। दुख कहीं ना कहीं मुझे पहुंचाया गया है स्थानीय नेताओं के द्वारा। स्थानीय विधायक की शिकायत के बाद जो हमारे प्रदेश के जो लीडर थे उन्होंने उस बात को तवज्जो नहीं दी और हमारे क्षेत्र में आए, वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में आने से मुझे रोका गया और उस बात को मेरे दिल पे लगी कि मैंने 25 साल जो है किसी पार्टी में दिया है और मैंने आज तक ये सुना नहीं है कि किसी नेता ने किसी कार्यकर्ता को कार्यक्रम में आने से रोका। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि शिकायत तो ये इसलिए की गई स्थानीय विधायक की तरफ से कि उनको लगता होगा कि मैं उनका प्रतिद्वंदी हूँ, उनकी टिकट कट सकती है तो इसको रोका जाए। तो झूठी सच्ची जो भी बातें करके जो है प्रदेश के नेताओं को उन्होंने कहा, शिकायत की, जिसमें कोई दम नहीं था, तो उन्होंने शिकायत की और उन्होंने मान ली और उन्होंने मेरे को रोका। मेरे को लगा कि यार किसी पार्टी के अंदर आपको और कुछ मिले ना मिले, कम से कम वो सम्मान का तो हकदार होता है कार्यकर्ता, और बतौर कार्यकर्ता मेरे को ठेस लगी और मैंने जो है फिर सोचा। उसके बावजूद 6 महीने तक समय दिया कि चीज़ों को ठीक हो, लेकिन प्रदेश के नेता आज हवाई बातें लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि सब कुछ जो है हरियाणा उनके पीछे चल पड़ा है और उनकी तो सरकार आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस तरीके से वो कार्यकर्ताओं का सम्मान करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार वाली बात आएगी। और मेरे जैसा कार्यकर्ता जब पार्टी छोड़ता है तो हज़ारों कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और अपने घर बैठते हैं। शायद पार्टी ना छोड़े लेकिन घर बैठ जाते हैं। तो इस भ्रम में ना रहे कि कुछ होने वाला है। और अब जो है कार्यकर्ता का जहाँ सम्मान नहीं होगा तो कार्यकर्ता निराश होंगे, और निराश होंगे तो घर बैठेंगे और सरकार बनाने का सपना उनका चूर चूर हो जाएगा। कटारिया सर, देखिए पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार है हरियाणा के अंदर और पूरा सेंटर के अंदर।
अगर आपको पार्टी चेंज करनी होती तो 10 साल पहले करते, 10 साल पहले, क्योंकि देखो सरकार 10 साल पहले शुरू हो गई थी बीजेपी की। आज के दिन थोड़ा सा हरियाणा की भी आप मानेंगे इस बात को भी कि हरियाणा के अंदर अब 5 सीट आ गई हैं सर, लोकसभा के अंदर कांग्रेस की भी, और 5 सीट बीजेपी की आ गई, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मजबूत होकर उभरी है यहाँ पे। तो इस समय पे जहाँ पे जिस टाइम पे कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत होती दिख रही है सर, उस टाइम पे आप बीजेपी में आए हैं, क्या रीज़न है सर? यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई स्वार्थ होता कि सरकार बने और जो है ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या कोई लालच सरकार से, तो वो कोई कारण नहीं होता है। सबसे पहली प्राथमिकता होती है सम्मान जीवन में। सम्मान के साथ समझौता करके तो मुझे लगता है कोई घर में कोई बच्चा भी आज के दिन नहीं रहता। अगर उसको भी 4 बार बिना काम के अगर आप डांट दोगे तो बच्चा भी सामने से जवाब देगा, और कई बार जो है उदाहरण समाज में है कि घर छोड़ के भी चले जाते हैं। तो सम्मान के साथ समझौता करके कहीं भी नहीं रहना चाहिए, और मैंने वही काम किया जो आम कार्यकर्ता, आहत कार्यकर्ता करता है, मैंने वही काम। जैसा कि हमें सूत्रों से भी पता है और सबको जग जाहिर पता है कि मोहनलाल जो बड़ौली जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी से, वो आपके खासम खास हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि कमिटमेंट के ऊपर ये चेंज तो नहीं हुआ है कि टिकट की कमिटमेंट हो गई है? नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछली लाइन का कार्यकर्ता बनके उनकी क्लास में बैठ के उनसे सीखूंगा। जो सीनियर्स हैं यहाँ पे, जो इस ज़िले में, इस प्रदेश में जो मेरे से सीनियर हैं, उनसे पार्टी की, इनकी आइडियोलॉजी की बारीकियों को सीख करके अपना आगे भविष्य इस पार्टी में देखूंगा और सुनिश्चित करूंगा। हाँ ठीक है, वो जानकारी होती है क्योंकि वो मैं सोनीपत के वो भी हैं और हमारा भी बिज़नेस सोनीपत में ही है, तो बिज़नेस रिलेशन आपस में जो एक ही कंपनी के हम डीलर हैं, तो वो रिलेशनशिप अलग चीज़ है। लेकिन वो तो मैं पिछले 20 साल से उनको जानता हूँ, और वो सांसद का चुनाव भी लड़े, उससे पहले एमएलए बने हैं, तो मैंने तो पार्टी नहीं छोड़ी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये हालात ऐसे थे, फिर इनका अध्यक्ष बनना हुआ, तो एक हौसला हो जाता है कि आपके नज़दीक का कोई व्यक्ति जब बड़े पदों पे पहुंचता है तो आपको लगता है। और फिर दूसरा एक प्रमुख कारण ये था जो मेरे को भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया, कि मैंने देखा कि एक सामान्य परिवार का बंदा, सामान्य परिवार का व्यक्ति, बूथ लेवल का कार्यकर्ता अपना जीवन स्टार्ट करता है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक जाता है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे जेपी नड्डा जी हैं, वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता से वहाँ तक का सफ़र तय करते हैं। और ऐसे 1-2 उदाहरण नहीं है, मोदी जी को देख लीजिए, और बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं इस पार्टी के अंदर, जो निचले स्तर पे बूथ स्तर से उठ करके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो एक यही ऐसी पार्टी है देश के अंदर जो कार्यकर्ता के काम को नज़र में रखती है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता के तौर पे मैंने कांग्रेस पार्टी में जितना समय दिया, अगर मैं इस पार्टी में वो समय देता तो मैं अपना जो है बहुत मेरा भविष्य और आगे होता। लेकिन मैं दोबारा से अपनी पारी को स्टार्ट करूँगा, और मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ना कोई इस पार्टी के अंदर देखता है काम को, और मैं काम के दम पे इस पार्टी में अपनी जगह बनाने की कोशिश करूँगा। जी सर, देखिए विधानसभा चुनाव का ये है जो एक आगाज़ हो चुका है और पूरी गहमा गहमी शुरू हो गई है, तो आप मुझे थोड़ा सा एक दर्शकों को भी ये, क्योंकि आप यहाँ पे प्रमुख दावेदार आ गए हैं अब एक तरह से टिकट के, तो कितना आश्वस्त हैं आप अपने लिए टिकट को लेके यहाँ से? ये देखो, ये है पार्टी का हाईकमांड का काम, जो प्रदेश के हाईकमांड है, चीफ मिनिस्टर हमारे जो है नायब जी सैनी हैं उनका, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, और जो भी प्रभारी महोदय जो प्रदेश के हैं, ज़िले के हैं, मंडल स्तर के हैं, उनकी फीडबैक, उनका सिस्टम। पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या XYZ जो भी और पार्टियाँ, कोई भी पार्टी का एक ही पैमाना होता है, विनेबिलिटी, कि आप चुनाव के अंदर आपके प्रत्याशी होने से रिजल्ट क्या हो सकता है, विनेबिलिटी ही क्राइटेरिया होता है। तो ये क्राइटेरिया देखना पार्टी के लोगों का काम है। उनको ये लगेगा कि मैं कल पार्टी में आया हूँ और चुनावी नज़रिए से, चुनावी परिप्रेक्ष्य से
अगर उनको लगता है कि मैं अच्छी फाइट दे सकता हूँ, क्योंकि वो 3 बार की विधायक हैं यहाँ से, तो लगातार जीत रही हैं, और दीपेंद्र हुड्डा जी भी काफ़ी वोटों से जीते हैं यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से। तो मुझे लगता है कि पार्टी अगर ये समझेगी कि मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं अच्छा मुकाबला कर सकता हूँ, तो मुझे मौका दे सकती है। लेकिन मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं पिछली लाइन में बैठा हूँ। पार्टी समझेगी तो मुझे कुछ जिम्मेवारी देगी चुनाव लड़ने की या और किसी चीज़ की, लेकिन मैं कोई ये हक नहीं जता रहा हूँ कि मैंने ही लड़ना है या मैं नहीं। जिसको भी टिकट मिलेगी उसको बिल्कुल शिद्दत से मदद करेंगे, चुनाव में प्रत्याशी से ज़्यादा मेहनत करेंगे, और प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात एक करेंगे। ये हमारा प्रण है। देखिए सर, फिर भी क्योंकि बीजेपी पार्टी आला कमान का डिसीजन होगा, लेकिन अगर वो आप पे ही भरोसा जताती है और आपको टिकट देती है यहाँ से, और जैसा कि आपने कहा कि पूर्व 3 बार की 4 बार की विधायक हैं अपनी गीता बुक्कल जी यहाँ से, और इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भी भारी रहा है क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से बहुत भारी मार्जिन से जीते हैं। बट सर, एक चीज़ इसमें एक फैक्टर और भी आता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर जो होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव होता है, और जो विधानसभा चुनाव है सर वो क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव है। तो ऐसा कोई, मेरे हिसाब से कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई जो जनता है वो आज के दिन समझदार हो गई है सर। तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं? आपको टिकट मिलता है सर, तो आप कितनी अच्छी कड़ी टक्कर यहाँ से दे पाएंगे? देखिए हितेंद्र जी, जनता तो कभी से बहुत समझदार है। ऐसा नहीं है कि जनता अब समझदार होगी। जनता कभी गलत फैसला नहीं करती। जनता बिल्कुल सही फैसला करेगी। और आज के माहौल में हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 10 साल के कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी का है और उससे पहले के जो कार्यकाल 10 साल का कांग्रेस का रहा है, उन दोनों में अंतर करेगी। और अंतर स्पष्ट दिखाई देगा कि एक बहुत बड़ा बदलाव जो जनमानस के चेतना में आया है, जनमानस के जहन में घर कर गई है। एक बात जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है कि ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है। हरियाणा के अंदर शून्य भ्रष्टाचार है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक के ऊपर इस तरीके का कोई आरोप नहीं है। बिना खर्ची और पर्ची के जो है यहाँ पे काम होता है। आपको नेताओं की चमचागिरी या शागिर्दी करके कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक सिस्टम है, चाहे वो ट्रांसफ़र का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। कोई ये नहीं कह सकता भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता कि आज मैं कागज़ पकड़ूँ और मैं जाके चंडीगढ़ कोई काम करा के ला दूँ या नौकरी लगा दूँ, या कोई दावा नहीं कर सकता। क्योंकि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने इस हरियाणा की खोखली जड़ों को दोबारा से ठीक करके दोबारा अपने पैरों पे खड़ा किया है और लोगों में विश्वास जताया है कि ईमानदारी से अगर प्रयास किया जाए तो ईमानदार सरकार, ईमानदार नेता, सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। हरियाणा जैसे प्रदेश में जो पिछले शासन रहा है, पिछले जो हमारी सरकारें रही हैं, हरियाणा पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके से मशहूर हो गया था कि यहाँ बिना सिफारिश के कुछ होता नहीं है। लेकिन आज आप गांव में जाके पूछो किसी से और कोई कह कर दिखाए कि मैं नौकरी लगवा के लेके आके आ जाऊँगा, लोग उसके ऊपर हंसते हैं कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता। हरियाणा के अंदर अब ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है। तो एक तो ये बात है कि ये बदलाव आया है। तो मैं समझता हूँ कि जनता सब कुछ देख रही है और जनता बिल्कुल समझ रही है। ऐसे जनता जो है ना को अब मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि घर बैठे लोगों के बच्चे नौकरी लगे हैं, तो जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। रही बात आपकी विधायक को हम किस तरीके से, आपने एक प्रज्यूम कर लिया है, आपने, क्योंकि आजकल रील का दौर है, आप बीच में से कट करेगा और कोई भी कहेगा कि जो है ये टिकट की दावेदारी, कल पार्टी में आया और टिकट की दावेदारी करेगा। लेकिन मैं बिल्कुल सर झुका करके, आपने मेरे को एक क्वेश्चन दिया है और मैं उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि आपने कहा कि मुझे टिकट मिली तो मैं क्या करूँगा। मुझे टिकट मिली तो मैं पूरी पार्टी को साथ लेकर के, एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर के, जो एक यहाँ पे एक परसेप्शन बना दिया गया है कि गीता बुक्कल तो बहुत बड़ी मार्जिन से पहले दीपेंद्र जी जीत गए और गीता बुक्कल जी 3 बार से लगातार विधायक है, असंभव काम है। उस असंभव काम को संभव करने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ आज झज्जर
इलाके की जनता, झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता, आप गांव में जाओ, किसी भी गांव में जाओ, हम भी दीपेंद्र जी के चुनाव में घूम रहे थे, दीपेंद्र जी को मुंह पे लोग कह के आते थे कि आपको तो वोट दे रहे हैं, गीता बुक्कल को वोट नहीं देंगे। इनकी जो है नीचे से, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब की बार वो अपनी जमानत भी बचा पाएंगी, उनको भारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप प्रत्याशी जो भी बनेगा वही हराएगा। और मैं कहता हूँ अगर मैं बनूंगा तो मैं और ज़्यादा वोटों से हराऊंगा। मैं ये आपके साथ चैनल पे कह रहा हूँ। कटारिया सर, जिस तरीके से देखिए लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से 46 या 47 हलकों से बीजेपी कांग्रेस पार्टी की बढ़त रही है, अपने हरियाणा की बात करें। और यहाँ से झज्जर की अगर बात करें तो झज्जर के तो सारे 9 के 9 में प्लस रही है कांग्रेस पार्टी। अब इस सिचुएशन के अंदर यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि जो विधानसभा चुनाव की स्थिति को ले के बात करें, और कांग्रेस ने जिस तरीके से कैंपेनिंग शुरू कर दी है कि भाई हरियाणा मांगे हिसाब, और कई और जो आम आदमी पार्टी के साथ भी इनका कोलैबोरेशन था, उन्होंने भी एक मुहिम छेड़ दी है कि हम भी बदलाव जनसंवाद कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से, और गांव-गांव जाके विजिट कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो इन चीज़ों से कितना इलेक्शन में फ़र्क पड़ने वाला है सर? देखो, आम आदमी पार्टी का तो मुझे लगता नहीं कि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कोई जिक्र भी है जी। उसके बारे में तो जिक्र करना बेमानी है। रही बात हिसाब मांगने की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी हिसाब मांग रहे हैं पूरे हरियाणा में जा कर के। हालांकि वो बड़े नेता है, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा उनका कोई लेवल भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पार्टी की बात है और जनता की बात है, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि जनता हिसाब अब की बार ज़रूर मांगेगी। और जनता कंपैरिजन कर रही है। देखिए, कोई भी आप जो है किसी भी बात को तोलेंगे तो पैमाना बराबर करेंगे। आज 10 साल हरियाणा की सरकार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी 9.5 साल की सरकार थी, और यहाँ पे भी 10 साल की अब की सरकार है, बराबर तुलेगी। और एक एक चीज़ को तोला जाएगा, और जब हिसाब मांगा जाएगा और जब हिसाब दिया जाएगा चुनाव के अंदर। किस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं? मैंने बताया, हरियाणा के अंदर कई लाख रोजगार जो है मिले हैं पिछले 10 साल में, और कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के कह दे कि मैंने किसी नेता को जाकर के पर्ची दे करके और सिफारिश करके या पैसा दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कोई नौकरी प्राप्त की है, तो जो है उसका जवाब लोग देंगे। और इधर दूसरी साइड ये है कि एक व्यक्ति को ये कह के बता के दिखा दे पिछले 10 साल में बिना पर्ची के और बिना खर्ची के कोई नौकरी लगी है। या तो खर्ची दी है या पर्ची दी है। पर्ची मतलब सिफारिश है, नेताओं का शागिर्दी जो है, कार्यकर्ता हैं जो, या कार्यकर्ता कहेंगे या उनके चमचे हैं, वो पर्ची दे के आते हैं और नेता उनके कहने पे नौकरी लगाते हैं, वो लोग पैसे लेते हैं। या जो है कोई उनका रिश्तेदार, भाई बंद, वो पर्ची पकड़ के दे के आता है। दावे के साथ ये अंतर हिसाब मैं दे रहा हूँ आपके माइक के माध्यम से, कोई बराबरी नहीं है 9.5 साल की, 10 साल के कार्यकाल की और उनके कार्यकाल के। बदलाव हरियाणा के अंदर कितना बड़ा आया है। आज हरियाणा के अंदर कितनी सेवाएं ऐसी हैं कि आप मोबाइल के अंदर घर बैठे कोई क्लिक करके आपका लाइसेंस, आपकी आरसी, आपका सिस्टम, कितनी शिकायतें आपको, कोई भी सरकार से भी कोई शिकायत हो बैठे बैठे कर रहे हैं। कोई आधार बनवाना हो, कुछ करवाना हो, इतनी चीज़ें बदली हैं। ये ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि भाई बदलाव लोगों के परिवार पहचान पत्र में या उन चीज़ों में कोई दिक्कतें आई हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि बड़ा बदलाव जब भी आप शुरुआत करेंगे तो उस बदलाव में समय लगता है। उस बदलाव को अडॉप्ट करने में जनता को समय लगता है। आज हमारी जनता को जितना साल, 2 साल, 3 साल जो इसको अडॉप्ट करने में 4 साल लगाए हैं, आज सिस्टम को रिफाइंड किया गया है। और जिस दिन से पार्लियामेंट चुनाव ख़त्म हुआ है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले माननीय मुख्यमंत्री अपने नायब सैनी जी ने लिए हैं, जो उनके पास संगठन से इनपुट थे कि कहाँ क्या दिक्कत है, उन्होंने फैसले लेने का काम किया है। आज कोई दिन ऐसा नहीं है कि नायब जी फैसले नहीं ले रहे हैं, और जहाँ रुकावटें हैं उनको ठीक किया जा रहा है। सरकारों में ऐसा होता है, बड़ा बदलाव जब भी लाओगे बाउंस बैक करती हैं चीज़ें, लेकिन उन शिकायतों को लेकर के बिल्कुल ठीक करने का काम भी सरकार कर रही है। और लंबे समय में मैं कहता हूं कि आप जब अंतर करेंगे,
पिछले 10 साल के अंदर जो बदलाव हुए हैं और पिछले 40-50 साल में हरियाणा के अंदर जब से हरियाणा बना है वो बदलाव, इन 10 साल का पलड़ा भारी है। ये हिसाब देने की बात है। वो झूठा आप जातिवाद के ऊपर जो है ना भीड़ इकट्ठी करके या और करके आप जो है ना हिसाब देने और लेने की बात करो तो ये कोई बेमाने नहीं है। आप इन चीज़ों में कोई मतलब नहीं है। हिसाब जो है ना तो वे अपना देने के लिए तैयार हैं। हिसाब ईडी मांग रही है, हिसाब सीबीआई मांग रही है, हिसाब जो है ना सारे डिपार्टमेंट मांग रहे हैं, सब लोग जमानतों पे घूम रहे हैं। हिसाब उनको दे दो, बाद में दे देना जनता को, पहले उनको हिसाब दो। इस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा जी का भी बयान आया है, जो कि आपने ईडी का जिक्र किया कि भाई ईडी के लगातार अब छापे लग रहे हैं कुछ टाइम से जैसे हुआ है, और वो कह रहे हैं कि हम हिसाब मांग रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से, और बीजेपी पार्टी ही हमारे ही इन चीज़ों पे ईडी के छापे लगवा के और हमसे हिसाब मांग रही है, जबकि वो हिसाब देना नहीं चाहती। ये तो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है। आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई किसी सरकारों का सिस्टम नहीं होता। इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं ईडी और सीबीआई, उनका एक अपना काम है, वो कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी कोई बात आती है, कहीं कोई ऑफिसर अगर गलती करता है तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठा है, वहाँ से बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी मिलती है चीज़ें। लेकिन आप हवाई बात करो, आपने जो सबूत देने हैं वहाँ देने हैं। ये चुनावी दौर के अंदर चुनावी सभा में खड़े होकर के कुछ कहना और अंदर कुछ कहना, तो ये सारी चीज़ें चलने वाली नहीं है। जनता हिसाब मांगेगी इनका 10 साल का, और 10 साल का हिसाब मांगने से पहले जनता दिखाएगी उनको कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार का हिसाब तो ये है। जब ये दरवाजे बजाएंगे जनता के मांगने के लिए तो उनके पास हिसाब रखा है कि कोई जातिवाद की, कोई धर्म की, कोई किसी चीज़ की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो बच्चा लगता है वो पढ़ता हुआ बच्चा लगता है, जो मेहनत करता है गांव के अंदर बैठ के दिन रात, उसकी नौकरी लगती है। ट्रांसफ़र के लिए पॉलिसी बनी हुई है, 1 क्लिक के अंदर ट्रांसफ़र होता है। पहले ट्रांसफ़र, मैं तो खुद इस चीज़ों को नज़दीक से, मेरी वाइफ भी टीचर है, पहले टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो शहर के और शहर के आसपास के जो स्टेशन थे, 20-20 साल तक एक आदमी बैठा हुआ, उनको छेड़ने वाला कोई नहीं था। और जो गरीब के लोग थे, गरीब बच्चे थे, जो गरीब के एम्प्लॉय थे, मतलब जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी, उनको 50-50 किलोमीटर दूर जा कर के नौकरी करनी पड़ती थी, जबकि वो लोग सीनियर थे। अब व्यवस्था बना दी है, आपको इस चीज़ के इतने नंबर, इस चीज़ के इतने नंबर, 1 क्लिक में पूरे देश के लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सरकार है, ये जो है अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचाने की बात है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो यही भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में है कि वो धीरे धीरे अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा रही है। और ये जो मठाधीश है, जब उनकी सत्ता जारी है, चाहे वो गांव में बैठा मठाधीश है, चाहे वो शहर में बैठा मठाधीश है, और चाहे सत्ता में बैठा है, चाहे बिजनेस में बैठा मठाधीश, उनकी सत्ता जब हिलती है तो दर्द होता है। क्योंकि गरीब व्यक्ति सम्मान के साथ, सरकार की ताकत के साथ, सम्मान के साथ उनके सामने खड़ा होकर के जब खड़ा होता है उसका फ़ायदा लेकर के, तब उनको दर्द होता है। ये कल तक तो मेरे यहाँ घूमता था, आज जो है सरकार की नीतियों का फ़ायदा लेकर के वो उनके सामने खड़ा है, तब उनको दर्द होता है, तब वो हिसाब लेने और देने की बात करते हैं। तो ये अंतर है। कटारी सर, बहुत ज़बरदस्त आपने जवाब इस तरीके से दिया। अब विधानसभा चुनाव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि विधानसभा चुनाव आ गया है, ये लगा लो, और आप जिस तरीके से बीजेपी पार्टी में आए हैं, और आपका, क्योंकि आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 25 साल 30 साल आपने राजनीति में आपने खुद काम किया है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ से एक प्रमुख दावेदार माने जाते हैं, और आपको चांसेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज चांसेस है कि आपको टिकट मिलता है यहाँ से। तो सर, आप यहाँ से अगर बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो सर प्रमुख आपके 3-4 मुद्दे जो रहेंगे शुरुआत में, वो क्या रहेंगे सर? जनता के लिए क्या आप काम करने वाले? देखिए, ये भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आप मेरे ख्याल में एक्सपर्ट है इस बात के। पहले टिकट दिला दी, अब एमएलए भी बना दिया। ये सब जनता के हाथ के अंदर फैसले हैं, पर फिर भी लोकतंत्र में एक वादा होता है, एक उम्मीद होती है। जनता उम्मीद करती है कि जो लोग जो है हमसे वोट लेकर जाते हैं, वो हमारे को कुछ वादा करें और उनको ऊपर खरा उतरे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कह रहा हूँ कि जो शुरुआत 2014 के अंदर हरियाणा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने की, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने की, और माननीय नायब सैनी जी जिस तरीके से उस प्रयास को आगे लेके जा रहे हैं, अंतिम व्यक्ति तक
मैं कहता हूं कि आज वो समय आ गया है, आज व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है कि सबसे पहले समाज के अंदर जो अंतिम पायदान पे लोग खड़े हैं उनको एक झटके से फ़ायदा दे करके उनको बराबर के अंदर लेके आके खड़ा करें, उनको ताकत दें, चाहे आर्थिक ताकत दें, चाहे सामाजिक ताकत दें। उन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे को भगवान ऐसा मौका देता है और जनता जनार्दन मौका देती है तो मैं गांव-गांव में जा कर के एक एक दो दो रात रुक करके उन परिवारों को चिन्हित करेंगे जो गरीब हैं आज भी और जिनको इसकी सरकारों का कोई फ़ायदा नहीं मिला है और जो समस्याओं से त्रस्त हैं उनको चिन्हित करके सबसे पहले उनको एक जो है एक स्टेप आगे लेके आकर के उनको एक बेसिक जो एमिनिटीज़ होती हैं, बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक लाइफ जो है उनको देने का काम सुनिश्चित करने का एक मेरा अपना जीवन का ध्येय है। तो उसको करेंगे। बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं कि भाई कोई रोड है, वो बस स्टैंड है, ये है, वो सतत प्रक्रिया है। कोई भी सरकार आए, रोड बनाना और चीज़ें फैसिलिटीज़ करना वो सतत प्रक्रिया है, लेकिन अंतिम व्यक्ति को किस तरीके से जल्दी फ़ायदा पहुँचे ये राजनेताओं का काम होना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास किया, उस प्रयास को आगे लेके जाने का काम हम करेंगे। सर लास्ट में यही है कि भाई आपका सभी व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं और जो भी आपको जानते हैं सारे लोग, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार समाज में जुड़े रहते हैं, लगातार लोगों से मिलते रहते हैं, उनके लिए एक आपका मैसेज क्या जाएगा? मैं उन सब लोगों से अपील करता हूँ कि अब की बार इस इलाके से ख़ास तौर कर कि इन मठाधीशों को समझ लीजिए, आपकी वोट लेके जाते हैं जाति के नाम पे और जाति और धर्म का नाता छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के विकास के पहिए को निरंतर दोबारा चलाने के लिए एक बार फिर तीसरी बार नायब सरकार को बनाने के लिए सहयोग दें। हम उम्मीद करते हैं कि हम पिछली सारी कमियों को दूर करके, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि निरंतर प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं जब बड़े चेंज आते हैं तो उसमें चूक रहती होगी, उन चूक को आइडेंटिफाइड करके और उस पहिए को स्पीड से घुमाने का काम करेंगे, ये वादा है। और आपको ये जो है इन मठाधीशों से छुटकारा दिलाने के लिए हम लोग मैदान में आ रहे हैं। आप लोग कमर कस लीजिए और इनको शीशा दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे कि इन लोगों ने 15 साल में झज्जर को बहुत पीछे किया है और जो कि बहुत आगे जाना चाहिए था। दिल्ली के जितने नज़दीकी ये ज़िला और ये जो हमारा इलाका है उसका विकास का पहिया और स्पीड से घूमना चाहिए था। हम जनता को वादा करते हैं कि आप गुड़गांव और झज्जर के अंदर कोई अंतर नहीं पाएंगे, ऐसा प्रयास करेंगे हम। धन्यवाद। धन्यवाद कटारिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से बात करने के लिए। और हम यही चाहेंगे कि भाई जैसा अच्छा जिस तरीके से कार्यकाल आपका 25 सालों का अच्छा कार्यकाल रहा है, वैसे ही आप बीजेपी पार्टी में भी आपका बहुत अच्छा कार्यकाल रहे। आप यहाँ से प्रमुख दावेदार हैं टिकट के, आपको टिकट मिले और आप यहाँ से विधायक रहें। धन्यवाद हितेंद्र जी, थैंक यू सो मच। तो हमने बात कराई आपको सारे सवाल, जितने भी सवाल हमने पूछे कटारिया साहब ने जवाब दिए। और बीजेपी पार्टी में आप कटारिया सर आ गए और झज्जर की जो सीट है, झज्जर विधानसभा के लिए यहाँ से प्रमुख दावेदारों में राजकुमार कटारिया, एडवोकेट राजकुमार कटारिया जी का नाम है। और यहाँ से वो आते हैं और पूरी तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है, ये आश्वस्त दिख रहे हैं वो कि झज्जर सॉरी सर जागो झज्जर, हाँ जी जागो झज्जर। और पूरी तरीके से वासवस दिख रहे हैं और उनका कहना है कि मैं 3 बार 4 बार विधायक गीता बुक्कल को कुछ नहीं है और अब की बार उनको अच्छी खासी मुंह की खानी पड़ सकती है यहाँ से। जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है कि यहाँ से बुरी हार का सामना देखना पड़ सकता है, वो बिल्कुल भी पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर उनको टिकट मिलता तो यहाँ से पूरी तरीके से वो तैयार हैं और 100% वो कह रहे हैं कि जनता मेरे पे विश्वास करेगी और मैं जनता के जो भी काम हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उनको लेके पूरा सरकार के पूरे सारी चीज़ें उनकी माने जाएंगी और पूरे काम होंगे सरकार के। तो ये थे खास शख्सियत में एडवोकेट राजकुमार कटारिया, बीजेपी पार्टी के कद्दावर नेता। ऐसी ही खास शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आप भी अपने सवाल कमेंट्स के जरिए पूछते रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए सबकी खबर टीवी के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।